नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो निश्चित तौर पर उन लाखों कार्यकर्ताओं में से, करोड़ों कार्यकर्ताओं में से एक है जिनको लेकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि एक कार्यकर्ता से अगर हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि अगर बहुत सारी चीज़ों को समझना है तो आपको कई बार सिर्फ शिखर की तरफ ही नहीं देखना चाहिए, आपको उस शिखर की तरफ जाने की इच्छा रखने वाले उन युवाओं की तरफ भी आना चाहिए जो चाहते हैं कि वो अपनी ताकत से, अपने पंखों से उड़कर आगे बढ़ें। ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के पुत्र हैं जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, शिवराज सिंह चौहान। तो मुलाकात करिए। कार्तिकेय चौहान जी मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं कार्तिकेय जी। हमेशा मेरे लिए सौभाग्य की बात रहती है आपसे संवाद करना भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानूंगा कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, आप बहुत युवाओं से संपर्क में रहते हैं, आपकी बात भी होती होगी, आप देखते भी होंगे कि हर वर्ग आपके सामने, अमेरिका से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, आपने सिम्बायोसिस में पढ़ाई की, पेंसिल्वेनिया गए, फिर बुधनी, जैत, तमाम मध्य प्रदेश। राजनीति की तरफ युवाओं का रुझान और उनके आने का जो क्रम है ये अटकता क्यों है? ख़ासतौर से बौद्धिक युवा या जो अपने करियर को जो बदलना चाहता है पैकेज में, वो युवा क्यों राजनीति को, मैं नहीं कहता हे दृष्टि से देखता है, लेकिन अभिरुचि नहीं रखता है? मानव जो है कहीं ना कहीं एक नदी के समान होता है। जब नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो उसका प्रवाह बहुत तेज होता है, चंचल होती है जी। इंसान भी उसी तरीके से होता है। अपने जवानी के दिनों में चंचल होता है मन। 20 से 30 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है जब युवा दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें हासिल करना चाहता है, लेकिन उनमें से एक चीज़ वो चाहता है सिक्योरिटी, माने अपना भविष्य सिक्योर करना, अपने भविष्य को सुरक्षित करना। ऐसे में मैं मानता हूँ कि राजनीति को अगर हम उस दृष्टि से देखें कि ये मेरा भविष्य सिक्योर करेगी तो ये गलत होगा। राजनीति वो मार्ग है जो आपका भविष्य नहीं, देश का भविष्य सिक्योर करती है, देश का भविष्य सुरक्षित करती है। मैं मानता हूँ कि राजनीति में अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, देश का फ़ायदा देखना चाहिए। और इसमें युवाओं की रुचि कैसे बढ़ाएं? तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का विचार है, जब से सत्ता में पार्टी आई, हमने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम कहते हैं कि देश सबसे पहले, और उसी का नतीजा है कि आज आप देखेंगे पहले के मुकाबले कई युवा लगातार राजनीति में सक्रिय होते जा रहे हैं, सक्षम युवा भी। ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, वो सब कुछ छोड़कर देश की प्रगति विकास की राह पर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अगर मैं तुलना करूं तो कांग्रेस में ऐसा पॉपुलर थॉट है कि वहां कार्यकर्ताओं की देखभाल पार्टी बीजेपी की तुलना में अच्छे से करती है, ख़ासतौर से जब वो रूलिंग पार्टी होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा भाई साहब, राजनीति वो माध्यम नहीं है जिससे आप ये सोचकर घुसें कि मैं किसी ना किसी समय बहुत ही संपन्न हो जाऊंगा या फिर बहुत बड़ा मंत्री बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा या कुछ बन जाऊंगा। आप सही कह रहे हैं, कई लोग नहीं बन पाते हैं। लेकिन जहाँ तक ऑब्लाइज करने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये विचार रहा है कि हम देश को ऑब्लाइज पहले करें, देश की आम जनता को ऑब्लाइज पहले करें। हमें हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का उठाएं, और उस जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर आप उठाएंगे तो अपने आप उसमें कार्यकर्ता भी आएंगे। हमारे जो पिताजी हैं, राजनीति में आने का उनका कारण देश की उस समय की मनोस्थिति थी, देश की उस समय की स्थिति थी, और उससे तंग आकर कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एक मन में जुनून था कि नहीं, जो चल रहा है वो बदलना चाहिए, बेहतर सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए। और आज उनके साथ साथ जनता में वो सैकड़ों कार्यकर्ता भी हैं, उनकी टीम बड़ी हुई, उनके कार्यकर्ताओं को फ़ायदा हुआ। डायरेक्ट इंगेजमेंट की जहाँ तक बात करें
तो मेरा इसमें कहना ये है कि सबसे पहले सर्वोपरि देश की जनता है, उनका हमें विकास करना चाहिए। ये आपने एक अच्छा हमें एक बताया कि बिना एक्सपेक्टेशन के आप अगर आने का, राष्ट्र के लिए कुछ करने का भाव मन में है, नहीं तो पीड़ा तो आपकी चिरसंगिनी होने ही वाली है। फिर गीता जी में ये भी कहा गया है, जैसा आपने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोष्ठ कर्मणि। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म पर आपका अधिकार है, लेकिन जैसे ही आप कर्म पे अपना अधिकार छोड़कर फल से मोह पाल लेते हैं तो वो फल आपकी दुख का कारण बनता है। मोह इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण है, गीता का सार है। इसलिए अगर हमें दुख से अलग परे रहना है तो हमें फल के मोह को छोड़ना पड़ेगा। आप जिस तरह से बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यात्म आपकी एक, आपके व्यक्तित्व में कहीं उसकी एक धारा झलकती है। इट इज़ वेरी मच रिफ्लेक्टिंग ऑन योर पर्सनैलिटी। आप अध्यात्म से अपना रिश्ता कैसे देखते हैं? जब पढ़ाई करके मैं निकला, आजकल के ज़माने में इसे क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं। व्यक्ति सोचता है भविष्य में क्या करें, कई प्रकार के टेंशन होते हैं। काम कुछ शुरू करो तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इनफैक्ट इवन समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति का क्षेत्र आप कहें या समाज सेवा का क्षेत्र कहें, उसमें भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। जीवन हमेशा जैसे नदी में तूफान रहता है, ऐसा लगता है कि जीवन बस वो तूफान ही है और आप एक कश्ती, मैं मानता हूँ कि आप उस तूफान में फंसे हुए बीच में एक व्यक्ति हैं। अध्यात्म वो कश्ती है जो उस तूफान से आपको निकालकर आपके मन में शांति ला सकता है। अभिषेक बच्चन का एक इंटरव्यू बहुत पहले मैंने सुना। उन्होंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आता था जब सीधे बात पहुंच जाती थी अमिताभ बच्चन जी से, तुलना से, या कई लोग कहते थे कि वहाँ आपको आना पड़ेगा, उस लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इस कंपैरिजन को जब समाज नहीं देखता है या इस अंतर को नहीं समझ पाता है तो बड़ा कई बार गुस्सा आता है। लेकिन मैंने अब समझ लिया कि समाज इसी नज़रिए से देखता है। इस झुंझलाहट को क्या आपने भी अपने भीतर महसूस किया, और अगर महसूस किया तो इस पर नियंत्रण कैसे पाया? यही वहाँ पर भी अध्यात्म आता है जी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैं भी समाज से कई बार ये प्रश्न करता हूँ कि मेरा जन्म ये कारण क्यों बनना चाहिए मेरी इच्छा के प्रति। स्वाभाविक है अपने पिता को देखकर प्रेरणा हर पुत्र या पुत्री लेती है। ये केवल राजनीति में नहीं, ये ऐसे परिवार में भी जहाँ पे डॉक्टर हैं, बेटा भी, इनमें से एक बेटा सोचेगा कि हाँ पिताजी के जैसे मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कोई आर्मी में है, सोचेगा कि हाँ मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगा पिताजी की तरह। कई लोग नहीं भी करते हैं, जैसे मेरा जो छोटा भाई है उसकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं बस कहना इतना चाहता हूं कि जन्म के आधार पर वो व्यवहार नहीं होना चाहिए जो कर्म के आधार पर होना चाहिए। बहुत गहरी बात कही आपने, बहुत गहरी बात कही। आप कैसे देखते हैं परिवारवाद का ये जो एक विषय आता है सामने, ये चिंतित करता है आपको, या कई बार आपको लगता है कि कर्म ही है जो आने वाले वक्त में ये फैसला करेगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं? मुझे चिंतित बिल्कुल नहीं करता है, और भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद को लेकर जो पॉलिसी है, मैं आज खुलकर ये कहना चाहूँगा कि उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो ये है कि परिवारवाद इस तरीके से प्रमोट नहीं होना चाहिए कि केवल एक परिवार का आधिपत्य हो जाए, और उसमें जिस प्रकार का नेतृत्व की हमारे देश को ज़रूरत है वो नेतृत्व का अभाव हमारे देश में क्रिएट हो जाए। तो इसका समर्थक मैं भी हूँ। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये देश का संविधान मुझे आज़ादी देता है कि मैं मेहनत करूँ। मुझे मेहनत करने से रोकना किसी के बस में नहीं है। फैसला पार्टी करेगी और पार्टी के बाद जनता करेगी। जनता अगर मुझे नकार दे
तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं राजनीतिक जीवन में उनका प्रतिनिधित्व करूं। पार्टी अगर मौका नहीं देती है तो मेरा कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि पार्टी को कहीं ना कहीं कन्विंस करने में मैं नाकाम रहा हूं और ये मेरी ही विफलता होगी, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार रहूँगा। लेकिन अगर जनता पसंद करती है, पार्टी पसंद करती है, तो मेरे ख्याल से जनता से बड़ी अदालत तो हमारे देश में कोई है नहीं। और वही कोशिश रहती है कि किसी प्रकार हमारे जो एफर्ट्स हैं, मेरी जो मेहनत है, उससे मैं जनता के दिल में उस प्रकार जगह बनाऊं जिस प्रकार किसी समय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई होगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई होगी। तो उनको आदर्श मान के मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। कांग्रेस की हम बात करें तो एक ही परिवार की लंबे समय तक सत्ता में भागीदारी है, तो कहीं इस तरह की तरफ आपको लगता है इसी पर और क्लैरिटी बीजेपी की तरफ से आनी चाहिए? इस विषय में सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई तुलना ही नहीं होनी चाहिए। हम अभी देख रहे हैं जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं जी, हम देख रहे हैं कैसे एक परिवार का आधिपत्य बचाने के लिए पूरी की पूरी पार्टी लगी है। आज कहने को तो चुनाव पार्टी में हो रहे हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि कैसे एक प्रत्याशी के समर्थन में परिवार और पूरी पार्टी खड़ी हुई है और दूसरे प्रत्याशी को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। क्यों? इसलिए कि वो प्रत्याशी किसी के सामने झुकने से उस प्रत्याशी ने इनकार कर दिया। इसीलिए क्योंकि वो प्रत्याशी खुलकर कह रहा है कि मैं अगर आऊँगा तो मैं पार्टी में बदलाव लाऊंगा, मैं पार्टी जो अभी चल रही है वर्तमान स्थिति में उससे अलग काम करके दिखाऊंगा। ये परिवारवाद केवल पार्टी के लिए हानिकारक नहीं है, ये तो पूरे देश के लिए हानिकारक है और ऐसे परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं अपनाएगी। बुधनी की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप बहुत सघनता से, बहुत करीबी एक रिश्ता आपका बुधनी से है और आप वहाँ एक ऐसा मॉडल भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ वो एक आदर्श कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर पूरे देश में चर्चा में आए। एक युवा होने के नाते उन विषयों को मैंने पकड़ने की कोशिश करी जो सचमुच में एक युवा के जीवन में जिसका एक बड़ा रोल होता है। युवा क्या चाहता है? सबसे पहले शिक्षा की बेहतर व्यवस्थाएं। युवा चाहता है कि खेल की बेहतर व्यवस्थाएं हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिले। उसके साथ साथ युवा चाहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर प्रदर्शन करना है तो उसके लिए कोई बैक सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए। युवा चाहता है कि इस सब के बाद नौकरी रोटी का इंतज़ाम होना चाहिए। इन्हीं क्षेत्रों में कुल मिलाकर मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और काम करने का प्रयास किया है। शिक्षा की मैं जहाँ तक बात करूँ, केवल बुधन ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राइज नाम से एक, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक योजना है जो मध्य प्रदेश को सौगात में मिल रही है। हमारे क्षेत्र में 4 सीएम राइज स्कूल्स हैं। सीएम राइज का मतलब वे सारी सुविधाएं सरकारी स्कूलों को दे दो जो प्राइवेट स्कूल में भी शायद ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि ये सुविधाएं कैसे ना कैसे करके हमारे सीएम राइज स्कूलों में हम दें। 4 सीएम राइज तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हैं। इसके अतिरिक्त हमने 12 स्कूल और शॉर्टलिस्ट करे हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही। इन 12 स्कूलों को भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रिवैम्प करेंगे। ये जो 12 स्कूल हैं ये सीएम राइज नहीं है? ये सीएम राइज नहीं है। ये एक तरीके से हम अपने एफर्ट से, हम मतलब मैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता इसमें जुड़े हैं, हमारी अम्मा जी भी इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इसमें हमारा एक तो फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बेहतर क्लासरूम्स, हाइजीनिक टॉयलेट्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स। क्या भोपाल में बैठकर एक विशेष लेक्चरर सीधा अपने लेक्चर वहाँ पर प्रकाशित कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक लैब्स में सारे इक्विपमेंट इंश्योर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई एफर्ट्स हैं जो हम दिन रात जिसकी कोशिश में हम लगे रहते हैं। लेकिन रोज़गार एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमें लगता है कि केवल युवा स्तर पर नहीं लेकिन महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, तो उसमें हम काम कर सकते हैं।
एफपीओ के माध्यम से कैसे रोज़गार जनरेट हो। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मेरा व्यापार भी है एक दूध का, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि कैसे किसानों को सीड फंड की व्यवस्था हो जाए, कैसे पशु के लिए उसको फंड की व्यवस्था हो जाए, कैसे रोज़गार के लिए उसको सरकारी अनुदान मिले। एफपीओस को नाबार्ड और अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से लोन्स मिलते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो सके। कब से ये जो स्मार्ट क्लासेस हैं जिनके ज़रिए आप भोपाल, इंदौर और देश के अलग अलग हिस्सों से और अब्रॉड से भी एक्सपर्ट्स को सीधे बुधनी के इन विद्यालयों में जोड़ पाएंगे, कब तक ये मूर्त रूप ज़मीन पर कब उतरेगी? ये इसका भाई साहब काम हमने शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार है उसको हमने शुरू कर दिया है, और पहला मॉडल हमारा डोबी में, अगर भगवान की कृपा रही तो दिसंबर में हम पहला मॉडल बना के तैयार कर देंगे, जहाँ पर जो पूरी तरीके से डिजिटल, जहाँ पे क्लासरूम्स होंगी, जहाँ पर डिस्टेंट लर्निंग की सुविधा होगी, डिस्टेंट लेक्चरिंग की सुविधा होगी, सब कुछ अच्छा। दिसंबर में हम ये शुरू कर देंगे और आगे फिर चलता रहेगा ये। शिवराज जी एक बहुत ही सहज, सरल और एक बहुत ही ऐसे राजनेता हैं जो तमाम तरह की चीज़ों को बहुत सहज रूप से लेते हैं। आपका जो उनसे इंटरेक्शन का लेवल है वो किस तरह का है? हमारी हर कॉन्वर्सेशन का एक ही सार रहता है कि दो प्रकार के जीवन आप जी सकते हैं। एक तो ये है कि आप पैदा हुए, आपने अपनी कमाई का ज़रिया बनाया, मौज मस्ती करे, एक साधारण जीवन जिया, साल में 4 छुट्टियाँ, और फिर उसके बाद रिटायर हुए और चल दिए जी। हमेशा से उनने मुझे प्रेरित किया है कि जीवन में पर्पसफुल लाइफ कैसे जी जाए, एक मोटिव होना चाहिए, सार्थक जीवन को कैसे बनाया जाए, ये कोशिश होनी चाहिए। और सार्थक आप कैसे बना सकते हैं? तो सार्थक उसके लिए कई मार्ग हैं। एक तो कर्म योग, यानी कर्म करिए, कुछ ना कुछ। अगर मैं कुणाल की तरफ से बोलूं तो व्यापार में दिन रात एक करके व्यापार अपने लिए, अपने साथ साथ अपने आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, और उसके साथ साथ जो किसान हैं, क्योंकि उनसे भी आप उनका उत्पाद खरीद रहे हैं, तो केवल आपको चिंता अपनी नहीं होनी चाहिए, इनके अपलिफ्टमेंट की होनी चाहिए। कभी नाराज़गी तो मुझे लगता नहीं होती होगी कभी, या कई बार अगर उनका एक्सप्रेशन थोड़ा अप्रसन्नता का रहता है तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो अपने को? समझाने में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एक चीज़ है, कहते हैं कि या तो मुझे कन्विंस करो या तो कन्विंस हो जाओ। अगर मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया तो फिर मुझे उनकी बात माननी पड़ती है। कार्तिकेय जी, एक और जो बड़ा अहम सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि फ्रीबीज जो हैं, रेवड़ियाँ बांटना, सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग सब इसको लेकर बहुत सतर्क हैं। ये एक बड़ा विषय मुझे लगता है कि आने वाले हमारे चुनाव में 2023 के मध्य प्रदेश और 24 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा विषय। आप इसे कैसे देखते हैं? प्रलोभन किसी भी प्रकार से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये कहना कि पूरी तरीके से फ्रीबीज गलत है, ये भी उचित नहीं होगा। फ्रीबीज अगर किसी सोशल मोटिव को लेकर है, मध्य प्रदेश में 2003 से पहले बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या मेरे ख्याल से 800-900 थी, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटियों को बोझ ना समझा जाए, बेटे बेटियों को बराबर माना जाए, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। सिंपल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश एक एग्रेरियन स्टेट है, अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि किसान समृद्ध हो, सोशल एक तरीके से आप एक चीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रीबीज जस्टिफाइड है। लेकिन ये कह देना कि मुझे वोट दो, मैं बिजली फ्री कर दूंगा,
2 लाख का आपका जो कर्जा है वो माफ़ कर दूंगा, तो आई एम सॉरी, ये देश की अर्थव्यवस्था को आगे ना किसी दिन जाकर, क्योंकि पैसा उतना ही है सरकार के पास, या तो सरकार उससे हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, रोड पुल पुलिया का निर्माण कर सकती है, या तो फिर ऐसे वादे करके जनता को क्षण भर के लिए खुश कर सकती है, चुनाव की सीमा तक के लिए खुश कर सकती है। उसके बाद आने वाले 5 साल जनता उसकी कीमत चुकाएगी। बहुत साफ आपके विचार हैं और ये बड़ा अपीलिंग है कि आप इतना उस पर बहुत साफ नज़रिए के साथ सामने आते। केंद्र सरकार की योजनाओं की आलोचना जब विपक्ष करता है तो उसका एक इकॉनमी पे हमला, एक बड़ा कहा जाता है कि बड़ा रोज़ी पिक्चर प्रेजेंटेशन है अर्थव्यवस्था का, सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, रुपया नीचे गिरता चला जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, और आप कहते हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत बेहतर तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आम जनता को। जब डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत होता है तो उसका एक कारण है, 2 बड़े कारण हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन मैं 2 बड़े कारण आपको बताना चाहूँगा। पहला तो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें दुनिया भर में सप्लाई चेन डिसरप्शंस हमें देखने को मिले। दूसरा, अमेरिका के यूएस फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट को पिछले 6 महीने में काफ़ी बढ़ाया है। मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो वो 3.5% के आसपास है और अगले क्वार्टर में वो 4.4 के आसपास चला जाएगा। वहीं अगर हम देखें बैंक ऑफ इंग्लैंड 2.25%, बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे, इन समृद्ध देशों को देखें तो ये लगातार अपने इंटरेस्ट रेट्स, अपनी ब्याज की दरें बढ़ा रही हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो निवेशक डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं वो वहाँ से पैसा निकाल कर वहाँ डालेंगे जहाँ पर उनको ब्याज ज़्यादा मिलेगा। लगातार यही होता जा रहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुल मिलाकर माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि अमेरिकन डॉलर मजबूत होता जा रहा है और उसका कारण ये है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को मजबूत कर रहा है जी। अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, अपनी बोरोइंग लेंडिंग की दरों को बढ़ा रहा है। इसका कारण है कि एक तरीके से रुपए कमज़ोर होता है, लेकिन इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय इकोनॉमी, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में, क्योंकि हम अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, परचेजिंग पावर पैरिटी के उसमें देखा जाए तो हमारी 11 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है। तो ये अपने आप में एक गर्व का विषय है और आगे जाके ये चीज़ें और बेहतर होंगी। सोशल मीडिया से आपका कैसा रिश्ता है? काफ़ी युवा होने के नाते माना जाता है कि सोशल मीडिया न सिर्फ एक परिवर्तन का बड़ा टूल है, हालांकि मैं एक अपडेट ये भी देख रहा था कि युवा ऊब भी रहे हैं उससे। 5 लाख के करीब युवा, अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पे है, ऐसा फिगर मैंने देखा। अति हर चीज़ की सही नहीं होती। सोशल मीडिया, खासकर कुछ ऐसे मीडियम्स हैं, इंस्टाग्राम, जो हमेशा हमें दिखाते हैं कि हमारे मित्र क्या कर रहे हैं, और मित्र भी ऐसी चीज़ें डालना पसंद करते हैं जिनमें उनके खुशी के क्षण दिखें। अब कोई भी अपनी रोती हुई तस्वीर तो सोशल मीडिया पे नहीं डालता। ठीक बात। तो एक तरीके से जब आप देखते हैं दूसरों को, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं कोसने लग जाते हैं। हो सकता है इसी कारण जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल यही कारण है, आपने एकदम राइटली पॉइंट आउट किया जी। इसलिए मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया माध्यम अच्छा है, लेकिन इसको डोजेज में ही लेना सही होगा। मैं भी गिल्टी हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सो के उठे और सीधा अपने इंस्टाग्राम चलाना, ट्विटर चलाना शुरू कर दिया, फेसबुक चलाना शुरू कर दिया। इसकी एक सीमा होनी चाहिए कुछ समय के लिए। जैसे मैंने बीच में 1 महीने के लिए तो अपने सारे अकाउंट्स बंद ही कर दिए थे। तो इससे अपने आप में कुछ चीज़ें बेहतर होती है। ये एक्सपेरिमेंट मैं चाहता हूँ कि मैं तो चाहूँगा कि सब एक ना एक बार अपने जीवन में ट्राई करें। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात। बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं आपको कि जिस ठहराव के तल पर जाकर आप चीज़ों का विश्लेषण करते हैं
और ऐसे शब्द भी बोलते हैं कि उसका गिल्टी मैं भी हूँ। ये एक ईमानदाराना बातचीत की कड़ी है, जहाँ आप यही नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। आप जानते हैं, आपका मस्तिष्क लगातार सजग रहता है कि जो विचार यहाँ हैं वो ज़ुबान तक आते आते कहीं कोई ऐसा पोर्ट्रे ना करें कि मैं हिपोक्रेट लगूं उसमें और मेरी बात लोगों को लगे कि आप उपदेश और प्रवचन तक ही सीमित। बहुत धन्यवाद कार्तिकेय जी, बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। ख़ास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।